डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान प्रेमी गैंग उछलने कूदने लगता है। तो ऐसी चीज ये नौटंकी होती है और पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं। कम से कम एक मीटिंग तो हमने कर ली, सारी दुनिया के अखबारों में उसका जिक्र हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि वो भी इंटरनेशनल मीडिया में खत्म हो गया। ईरान की हिम्मत नहीं है कि वो किसी ऑयल टैंकर को रोके। अब सवाल यह है, अगर चाइना का कोई ऑयल टैंकर जाता है, क्या अमेरिका उसको रोकेगा? और अमेरिका में जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री साहब, वो अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो ऑलरेडी यूएस में हैं। ये सब चल रहा है और इस बीच आपके देश में ऐसे लोग हैं जो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी कूटनीति कहाँ है, पाकिस्तान कर ले गया। इस्लामाबाद में दूसरा राउंड नहीं होगा, हो गई कच्ची के नहीं। अगर यही हम करते, दिल्ली में बुलाते, कोई नतीजा ना होता। आप तो कहते अरे भारत की कूटनीति फेल हो गई है, बुलाऊं तो फेल हो गई है, ना बुलाऊं तो फेल हो गई है। चाहते क्या? जो एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स हैं वो सब जानते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी सर्वश्रेष्ठ है। डोनाल्ड ट्रंप खुद दुनिया के सबसे बड़े खलीफा हैं। अब वो दूसरे खलीफा को मान्यता दे देंगे तो उनको लगता है ना कि यार ये खलीफा तो ऊपर हो जाएगा। पाकिस्तान को वो कह दें कि पाकिस्तान करा रहा है, इससे पाकिस्तान की हैसियत में और पाकिस्तान जैसा है या जैसा दिखता है उसमें तो कोई अंतर ही नहीं आ रहा है। आपको ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो आपका चमचा हो, सीधी बात। ट्रंप ये कह रहा है फॉक्स न्यूज को कि हम लगभग जीत गए हैं, युद्ध लगभग खत्म हो सकता है और शांति वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। ईरान गिरा रहा है, ईरान फोन पे फोन कर रहा है कि चलिए फिर से बैठते हैं। वही सऊदी अरेबिया को तो फोन किया उसने, कि आपसे अभी तो ये बता रहा था। बाबरची ने सऊदी अरेबिया को फोन करके उसके विदेश मंत्री को कहा है कि भाई देख, ट्रंप को बोल हमें मारना बंद करे। सर क्या ग्रेटर इजराइल बन रहा है या बन जाएगा अब इस युद्ध के बाद? द पीपल ऑफ इजराइल लिव, यानी इजराइल जिंदा है, इजराइल जिंदा रहेगा। आपको क्या लग रहा है ईरान कितने साल पीछे चला गया होगा जितनी कुटाई हुई है ईरान? 20-25 साल मिला क्या? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज फिर से हमारे साथ हैं दीपक सर। किसी जान पहचान परिचय का मोहताज नहीं, भारत के बेटे हैं, भारत की कहानी सुनाते हैं। वही बात, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। दीपक सर, बात यह है कि जो करते हैं शहबाज शरीफ करते हैं, जो करते हैं मुनीर साहब करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान प्रेमी गैंग उछलने कूदने लगता है। पूरा एकदम सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन बात यह है दीपक सर, जो समझाइए कि डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में आखिर चल क्या रहा है? पाकिस्तान की बैठक से पहले भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप साहब फोन करते हैं। जब बैठक हो गई है तो बीती रात करीब 40 मिनट की बातचीत हुई है, जिसमें ये जानकारी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने दी है। पाकिस्तान में बैठक हो गई, लोग यहाँ कूदने लगे कि बाप रे बाप, जो पाकिस्तान कर रहा है वो हमको करना चाहिए। कहाँ गए विश्व गुरु? आप मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी नस है कि वो बार बार भारत को भी फोन कर रहा है? बकायदा बताया गया, इवन जो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने ये कहा कि जो बैठक में बातचीत हुई है और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, आने वाले समय में वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने आने वाला है। दीपक सर, ओवर टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने फिर से मौका दिया है आपके साथ प्रोग्राम में आने का और आपसे सीखने का। सबसे पहले ये बताता हूँ, कूटनीति में हम लोग, भारत की परंपरा नहीं है, अगर कोई भी चीज हो जाए तो हम उछलने कूदने नहीं लगते। वो गधे हैं बॉर्डर के उस पार। उसका रीजन ये है सर, आपने देखा होगा कि भारत में कितनी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। कभी विदेश मंत्री देशों लोग आते हैं कई देशों से, कभी अरब लीग के आते हैं, कभी इंडियन ओशन के लोग आते हैं, बहुत से होते हैं। बहुत सी मीटिंग्स हमारी चलती रहती हैं, सब भारत आना चाहते हैं। G20 की मीटिंग होती है। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि हाल ही में कुछ और यहाँ पे मीटिंग्स हुई थी, कुछ न्यूक्लियर के बारे में होती है, कुछ ये होती है। बहुत से देश आते हैं इंटरनेशनल कॉल। राजस्थान में कोई नहीं जाता, कोई जाना नहीं चाहता है वहां पर। तो जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो फिर वो कहते हैं ओ देखो हम ये हो गए, क्योंकि वो दुनिया में अकेला पड़ गया। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, सारी दुनिया जानती है भारत क्या है। अब ये मैं बात करता हूँ आपसे, जो लोग कहते हैं कि भारत को ये इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, फर्क क्या पड़ता है?
हम लोग यूक्रेन भी गए थे, रूस भी गए थे, दोनों से बात की थी, पैलेस्टीन अथॉरिटी से भी बात की थी, इज़राइल से भी बात की थी। सर, क्या वो मध्यस्थ होने को तैयार हैं? क्या ईरान पाकिस्तान की बात सुनता है? भरोसा ज़ीरो। क्या अमेरिका पाकिस्तान की बात सुनता है? भरोसा ज़ीरो। क्या अमेरिका ईरान की बात सुनता है? भरोसा ज़ीरो। क्या ईरान अमेरिका की बात सुनता है? भरोसा ज़ीरो। तो ऐसी चीज़ ये नौटंकी होती है। और पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं, कम से कम एक मीटिंग तो हमने कर ली, सारी दुनिया के अखबारों में उसका ज़िक्र हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि वो भी इंटरनेशनल मीडिया में खत्म हो गया है। अब दूसरी समस्याएं चलिए, अभी क्या इशू है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात यूं की है प्राइम मिनिस्टर से, जो मेरा मानना है। आपको पता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, देखिए मैं इसके अंदर आपकी मदद कर सकता हूं, जो एनरिच्ड यूरेनियम 400 450 किलो वहां पड़ा हुआ है, मैं उसको रूस में रख लेता हूं। और उसके बाद जो मेन इशू था, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि आपके पास तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए और जो कुछ आपके पास है वो आप सरेंडर कर दीजिए, तो वो कंडीशन मीट हो जाती है, तो वो चला गया। अब क्वेश्चन ये आता है, डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करेगा? क्या वो रूस पे भरोसा करता है? मेरा मानना है यस, क्योंकि अलास्का में उनकी मीटिंग हुई थी और उसने साफ साफ, मेरा ख्याल पुतिन साहब इसके बदले में जो लेंगे, जो अलास्का में लिया था, कि देख भाई टाइगर, यूक्रेन मरता है या जीता है, तेरा क्या लेना देना है? तू बैठ अमेरिका को ग्रेट अगेन बता, तू यूक्रेन में पैसे खर्च कर रहा है, तो फिर वही आपके ऊपर बोझा बन जाता है, क्योंकि यूक्रेन को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो खा जा, मेरा क्या जाना है, मेरे को बदहजमी तो होगी नहीं, अगर तू निकल जा, तेरे को नहीं होती तो खा जा। बट मेरी तरफ से ये जो लैटिन अमेरिका का इलाका है, वेस्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, वहां पे आप कुछ मत करना। और ये जो मेरे कोर इंटरेस्ट हैं, जैसे इसराइल के साथ है इस समय, कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, उसको आप मेरी समर्थन करें। उसने कहा वेरी गुड, मुझे क्या दिक्कत पड़ती है। अब सर मैं बताता हूँ कि रूस का ये आइडिया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना भी दे तो रूस को क्या फायदा है? वो यूज तो करेगा इसराइल के अगेंस्ट, और किसी के अगेंस्ट यूज नहीं करना। हर देश अपना फायदा देखता है। तो इसके अंदर हम लोग ये चाहते हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है, कि ये जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, इसमें जेडी वैंस ने ईरानियन साइड से कहा था कि भाई देख टाइगर, 20 साल तक तुझे कोई एनरिचमेंट नहीं करनी है। ईरान ने कहा 5 साल, उसने कहा ना 20 साल, उसने कहा 5 साल, ने कहा ना 20 साल। फिर उसने डोनाल्ड ट्रंप से बात की। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा शिफ्ट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि आप कभी नहीं बनाओगे, जबकि जेडी वैंस कह रहा था कि 20 साल तक उसको सस्पेंड कर दो। तो ये थोड़ा सा वहां पर अनसर्टेनिटी है। अब बड़ी खबर ये है, मैं आपको बता देता हूँ, अगली मीटिंग इसी हफ्ते होने वाली है, 3-4 दिन के बीच। कहाँ होगी? अब सर मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ सर, अगर गलत हूं तो गलत हूं। हम भी तो बहुत गलतियां करते हैं डिप्लोमेसी में, भविष्यवाणी नहीं करते, एनालिसिस करते हैं। मिस्र में होगी या टर्की में होगी? ईरान दोनों के साथ संपर्क में है और अमेरिका भी दोनों के साथ संपर्क में। एक बीच में बड़ी मजेदार चीज ये हुई है कि ईरान के विदेश मंत्री, अब वो डेस्परेट हो गए हैं सर। उसने मैसेज भेजा है सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया से ये कहा, देख तो अमेरिका को समझा दे कि वो जो कुछ मैं मांग रहा हूँ मुझे दे दे, नहीं तो बार बार वो बाबल मंदर जो स्ट्रेट है, मेरे हुथी सिपाही उसको बंद कर देंगे और फिर और तकलीफ होगी। क्योंकि आप लोग तो अभी हॉर्मुज से निकल रहे हो, चाहे इस रूट से जा रहे हो चाहे उस रूट से जा रहे हो, फैक्ट इज कि जहाज जा रहे हैं, पानी के तेल जा रहा है और ईरान कुछ नहीं कर पाया। ईरान की मिनिस्ट्री, सर मैं एक भारतीय मूल के मुल्ला हैं, वो तेहरान में रहते हैं, हमारे सारे चैनल्स पे आते हैं। कभी वो डिफेंस एक्सपर्ट बनते हैं, कभी फॉरेन एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं, कभी इस्लामिक एक्सपर्ट। तो मैंने सुना था एक प्रोग्राम में वो लाइव इमेजेस दिखा रहे थे तेहरान के, देखो जी कोई नुकसान हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उधर ईरान का वित्त मंत्रालय कहता है 280 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, 280 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अब किसकी बात माने, या वो मुल्ले की जो ईरानियन से भी ज्यादा ईरानियन है, या फिर ईरान के वित्त मंत्रालय की? सब पॉइंट इज, ईरान को बहुत चोट लगी है, बहुत मार पड़ी है। और ये कहना कि कुछ नहीं हुआ है, हमने तो कहा इंशाअल्लाह और सब ठीक हो गया रात रात में, ये नहीं होता है सर। इन रियलिटी ये चीजें नहीं चलती है। सो इस समय क्योंकि ईरान को मार पड़ी है, जबरदस्त मार पड़ी है। इसराइल का भी वित्त मंत्रालय कहता है कि हमें भी 10-11-12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, वो बहुत ज्यादा है। ईरान का तो बहुत भयंकर नुकसान, बिल्डिंगें तोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब सर इसमें एक चीज है,
जो मैं आपसे स्पष्ट रूप से आपसे बांटना चाहता हूँ। अगर मार पड़ रही है और अभी सीज़फायर चल रहा है, लेकिन अगर सीज़फायर खत्म हो जाता फिर और मार पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत सारी अपने फोर्सेज इकट्ठी कर दी, सिर्फ धमकाने के लिए नहीं है सर, वो ठोकेगा, उस टाइप का आदमी है। तो ईरान को अब डर लग रहा है, तो सऊदी अरेबिया से कहा है कि आप जरा चुपचाप, उन्होंने डायरेक्टली बात की है सऊदी अरेबिया के मंत्री मोहम्मद बिन सलमान से, इसने बात की है अरागची बाबरची जो भी ईरान का विदेश मंत्री, डायरेक्टली, जबकि एक दूसरे से नफरत करते हैं वो। तो बोला कि देख ले, समझा दे डोनाल्ड ट्रंप को, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरी बात मान जा, ये एटसेट्रा, वो धमकियां दे रहा था उसको। सऊदी अरेबिया ने तुरंत बता दिया अमेरिका को, देखो भाई ये बाबल मंडप को बंद करने की बात कर रहा है एटसेट्रा, तो अमेरिका भी अब सतर्क हो गया है। सो मेरा मानना है सर कि इस समय ईरान 2 गेम खेल रहा है। पहला तो ये हाय मैं मर गया, देखो जी बड़े बदमाश है। दूसरा कि ठीक है तुम करोगे तो मैं अपने चमचों को लाऊंगा। जैसे इसने कहा था सर, ईरान में मेरा नहीं ख्याल कूटनीति में ये होशियार है, क्योंकि जो मेन स्टम्बलिंग पॉइंट थी, तो न्यूक्लियर डील तो है ही, ये तो सब पब्लिक के लिए, बट मेन स्टम्बलिंग पॉइंट था हिजबुल्लाह। ईरान ने कहा कि लेबनान को भी शांति वार्ता में लाइए और हिजबुल्लाह को मत ठोकिए। जिसके ऊपर मैं सवाल पूछता हूँ, तेरे चाचा है, तेरे भतीजे हैं, तेरे दामाद हैं, कौन है हिजबुल्लाह तेरा? उनके ऊपर क्यों फुदक रहे? तेरी पिटाई हो रही है तो उनको क्यों तू इतना, अब जैसे हुथियों के साथ करने लग गया कि बाबल मंडप में ये होगा। इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली स्वीकार कर दिया कि ये मेरे दामाद हैं और मुझे जो है ये मेरी बात मानते हैं। जैसे वो जिहादिस्तान आपका जो पड़ोसी है वो भी कहता है जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, तो सब जानते हैं मेरे दामाद हैं। मैं उनको कहूंगा ये करो वो करोगे, लेकिन सर अब आपको एक चीज मजेदार बताता हूँ जो मेरा तजुर्बा है, 53 साल कूटनीति में हो गया। कई बार क्या होता है कि पूंछ हैवान को हिलाने लगती है, यही हो रहा है जिहादिस्तान के अंदर जो 2-3 आतंकी संगठन है, वो जिहादिस्तान को भारत के साथ सही प्रकार से डीलिंग नहीं करने देते कि हमने इतनी कुर्बानी की है तेरे कहने पर, अब तू तो जाके उनसे बात कर रहा है। और यही चीज, बिल्कुल यही चीज हिजबुल्लाह, हुती, हमास ईरान से कह रहे हैं, देख टाइगर, तेरे लिए हमने बहुत मार खाई है, अब तू तो जाके दोस्ती कर रहा है उनके साथ, अमेरिका के साथ। इसीलिए वो बार बार कह रहा है कि हिजबुल्लाह को मत ठोको, और इजराइल कह रहा है मैं हिजबुल्लाह को ठोकूं। तो ये जो पोजीशन है, इजराइल, ये 2 पैरेलल ट्रैक, एक तरफ तो ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है बहुत शक्ति है, दूसरी तरफ वो रो रहा है कि भाई देख इतनी मुझे मार पड़ी है, अब कहीं से तो मेरी मदद करो। और ऑयल टैंकर्स जा रहे हैं, ईरान की हिम्मत नहीं है कि वो किसी ऑयल टैंकर को रोके। अब सवाल यह है, अगर चाइना का कोई ऑयल टैंकर जाता है, क्या अमेरिका उसको रोकेगा? अमेरिका ने ये कहा है कि अगर ईरानी बंदरगाह से आप सामान लेते हो या उतारते हो तो आपके जहाज को मैं वहां से जाने दूंगा, अरेबियन सी या गल्फ ऑफ ओमान जो हॉर्मुज के बाद आता है, मैं बंद कर दूंगा उसको। तो ये बड़ी आसान सी चीज है, उसकी युद्धपोत वहां मंडरा रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, आगे चल के हम देखते हैं अगले 3-4 दिनों में क्या होता है। अगर बातचीत फिर शुरू हो जाती है तो फिर ये जो कहा था कि मैं ब्लॉकेड कर रहा हूँ, वो लीगल टर्म है, ब्लॉकेड कर रहा हूँ। ईरान ने कभी नहीं कहा ब्लॉकेड कर रहे हैं, उसने कहा हम कंट्रोल करेंगे एक्सेट्रा, जो गैर कानूनी है। ब्लॉकेड जंग की स्थिति में कर सकता है अमेरिका, क्योंकि वो कानूनी है। तो वो नहीं, अब मेरा मानना है कि अगर बातचीत अगले 2-3 दिन में शुरू हो जाती है, फिर वो ब्लॉकेड को सस्पेंड कर देगा। ट्रम्प तो हमेशा ही करता है कि 2 हफ्ते के लिए मैं ये सस्पेंड करता हूँ, वो सस्पेंड करता हूँ, सीज फायर कर देता हूँ, एक्टिव पिटाई आपकी सस्पेंड, वो शायद ब्लॉकेड को भी सस्पेंड कर देगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को। ये कहानी है सर। दीपक सर, आपने हमेशा ये कहा है कि कूटनीति में जो कहा जाए वो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं कहा जाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा सवाल ये है, चूंकि हमारे यहाँ लोग बार बार पूछ रहे हैं कहाँ गई आपकी कूटनीति, कैसी है आपकी कूटनीति, आपको कूटनीति आता नहीं है। कल भी उसने, एक नेताजी हैं बंगाल में, उन्होंने कहा कि ट्रंप से डरता है मोदी। अब आप पाकिस्तान में बैठ के गए हो और प्रधानमंत्री को 40 मिनट की बातचीत होती है, आप पाकिस्तान में बैठने वाले हो, आप उससे पहले भी 40 मिनट की बातचीत होती है। और अगर आपने निश्चित तौर पर आपने ध्यान दिया होगा, जब पाकिस्तान में जिस समय बैठक हो रही है उस समय जयशंकर साहब यूएई के जो वो हैं उनसे मिल रहे हैं, प्रीमियर अपने से। काउंटर पार्ट, हाँ। और अमेरिका में जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री साहब, वो अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो ऑलरेडी यूएस में है। ये सब चल रहा है।
ये सब चल रहा है और इस बीच आपके देश में ऐसे लोग हैं जो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी कूटनीति कहाँ है? पाकिस्तान कर ले गया। मैं बता देता हूँ हमारी कूटनीति कहाँ है। मोदी डर गया ट्रंप से, बहुत डर गया। ओ रे कांप रहा है, कांप रहा है। क्यों भाई? ये जो नेता बेवकूफ जो बोल रहा है वेस्ट बंगाल में, आपको कैसे मालूम है डर गया? आप क्या करते उसकी जगह में? ट्रंप को जाके बोलते चोर है, डाकू है, बदमाश है? हिम्मत है आप में कहने की? जा बोल, तेरे बेटे को वीजा नहीं देगा वो। फिर तू बोले ओ भालो भालो भालो, माफ कर दो, माफ कर दो। सर ये चीजें जो होती है ना कूटनीति, कहने के लिए पॉलिटिक्स में बड़ा आसान है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि आपको देखना पड़ता है। चाणक्य ने एक चीज कही थी, किसी दूसरे राजा पर हमला करने से पहले शीशे में देखो, आईना देखो, उसकी ताकत क्या, आपकी ताकत क्या है। और अगर आपकी ताकत उतनी नहीं है कि आप सीधा मुकाबला कर सकते हो, आपको मार पड़ेगी, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हमला करेंगे अमेरिका के ऊपर, लेकिन ये सच्चाई है, अमेरिका की जो ताकत है हमें नुकसान पहुंचाने की, वो हमारी ताकत की उनको नुकसान पहुंचाए उससे ज्यादा है। देख लिया हमने उसकी ताकत, दुनिया का सोल सुपर पावर है। हाँ, अगर भूटान कुछ ऐसी बात करता है तो झापड़ लगा के ठंडा कर दूंगा उसको, क्योंकि मैं उसका नुकसान कर सकता हूँ, वो मेरा इतना नुकसान नहीं कर सकता। ये असेसमेंट की जाती है। तो जो लोग यहाँ स्कैप की चीजें करते हैं, मेरे नहीं ख्याल उनको 5 मिनट का भी कूटनीति का तजुर्बा है। कहने के लिए सब ठीक है, हमने ये करना चाहिए था। आप क्या करते जब मेरे साथ ये बातचीत करते हैं? अभी मैं लुधियाना से आया हूँ सर। आज हम बातचीत आपके साथ कर रहे हैं 15 तारीख को अप्रैल को, तो 14 को वहां पे एवॉन साइकिल्स की 75वीं वर्षगांठ थी सेलिब्रेशन। मैं भी 75 साल का होने वाला हूँ अगले महीने। तो वो लोग मुझे बुलाया था एस चीफ के, तो बड़ा मजा आया। वहां पे भी यही पूछा गया सवाल कि हम क्यों नहीं इन्वॉल्व है। यार मैं हो जाता हूँ फिर क्या, और जैसे वो बंद हो गई है और अब इस्लामाबाद में दूसरा राउंड नहीं होगा, हो गई कच्ची के नहीं। अगर यही हम करते, दिल्ली में बुलाते, कोई नतीजा ना होता, आप तो कहते अरे भारत की कूटनीति फेल हो गई है, बुलाऊं तो फेल हो गई है, ना बुलाऊं तो फेल हो गई है। चाहते क्या आप लोग? सो ये चीजें कहने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए ठीक है, जो नेता लोग करते रहते हैं, लेकिन जो जो एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स हैं वो सब जानते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी सर्वश्रेष्ठ है, और हम सिर्फ देखते रहते हैं कि इस समय क्या हो रहा है दुनिया में। सर एक चीज और है, ये लोग कहते हैं नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये बकवास करते हैं। ये वर्ल्ड डिसऑर्डर में है, कोई ऑर्डर शॉर्डर नहीं आ रहा। फिर कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर का वर्ड मतलब क्या होता है? ये कहने के शब्द बड़े अच्छे हैं कि ये नॉन पोलर वर्ल्ड है। कौन सा पोल है? एक रूस पोल है, एक चीन है, एक यूरोप है, एक अमेरिका है, एक भारत है, एक मलेशिया, एक भूटान है। कितने पोल बनाओगे भाई? कितने खंबे गाड़ोगे? पोल तो खंबा होता है दुनिया में। रियलिटी ये है कि अगर आप समझ जाएं इसको, मैं चाय पी रहा था, जरा माय थ्रोट इज लिटिल, यही रख दीजिएगा, थैंक यू। आपसे बात करते करते चाय भी पी रहा हूँ, इजाजत है? कोई नहीं, ठीक है सर। हाँ, अरे तो क्या बात। इसमें से सच्चाई ये है, अमेरिका ने जो हमसे बातचीत की है, क्योंकि रूस ने जो ये प्रस्ताव रखा है तो बताएगा हमको, वे हमारा ये विचार है, ये वो जानता है, रूस के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। सर संदेश हम कई बार पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कुछ कहना है साउथ अफ्रीका को, डायरेक्टली नहीं कहना चाहता, तो मैं बताऊंगा सरकार को भाई इस देश के अफ्रीका में बड़े अच्छे संबंध है, मैं इनसे बात करके कहता हूँ उसको बता दें। ये लोग समझ नहीं पाते, हमेशा डायरेक्ट डीलिंग नहीं की जाती है। सो सब कुछ देखते हुए दीपक सर, तीन एक तीन चीज चीजें मेरे मैं मन में स्पष्ट, ख्याल आ रहा है। जी मेरे मन का ख्याल ये है कि अगर मैं दीपक सर कहीं कुछ हैं, दीपक सर ऑलरेडी जाने पहचाने नाम है, दीपक बोलिए सर भाई। का ऑलरेडी दुनिया भर में रौला है। लेकिन मेरी इच्छा अगर ये नहीं है कि मैं दीपक सर को किसी बात का क्रेडिट दूं, कि मुझे लगता है कि इस बात से दीपक सर का मामला और आगे चला जाएगा और वहीं मैं रोड पर चल रहे किसी फकीर को इस बात का क्रेडिट दे दूं कि हाँ हाँ, ये भाई साहब बहुत मजबूती से जो है काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये मान लें, जैसे ये मध्यस्थता मोदी करा रहे हैं या पुतिन करा रहे हैं या शी जिनपिंग करा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद दुनिया के सबसे बड़े खलीफा हैं। अब वो दूसरे खलीफा को मान्यता दे देंगे, तो उनको लगता है ना कि यार ये खलीफा तो ऊपर हो जाएगा। पाकिस्तान को वो कह दें कि पाकिस्तान करा रहा है, इससे पाकिस्तान की हैसियत में और पाकिस्तान जैसा है या जैसा दिखता है, उसमें तो कोई अंतर ही नहीं आ रहा है और इसीलिए अमेरिका को पाकिस्तान सूट करता है। आपको ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो आपका चमचा हो, सीधी बात है। हाँ, हाँ, और हाँ। ये जो टर्की है, जो जितनी मर्जी बकवास करे, वो जो आधा दरबान है वहां, उसको पता है
अर्दबान, जो भी उसका नाम, बेवकूफ का नाम है, उसको मालूम है कि अमेरिका मुझे बहुत ठोकेगा। पहले भी ट्रम्प ने धमकी दी थी, कुर्दी लोगों पर ये हमला कर रहा था जब अमेरिकन फोर्सेस वो अबू बकर अल बगदादी को मार के वापस चले गए थे। तो टर्की ने कहा यार ये मौका अमरीकी चले गए, चलो ठोकते हैं कुर्दियों को। कुर्दियों ने डोनाल्ड ट्रम्प से कहा हमने तेरी मदद की थी, हमने आपको बताया था ये अबू बकर अल बगदादी कहाँ है, तो आप क्यों, देखिए किस तरह से अब आपके सहयोगी तुर्की जो नेटो का मेंबर है हमें ठोक रहा है। तो फिर उसमें ट्रम्प 1 ने ट्वीट किया था तुर्की को कि खामोश हो जाओ, अगर आपने कुर्दों को ठोका मैं आपकी अर्थव्यवस्था को भस्म कर दूंगा, ये ताकत मैं रखता हूं। तो डर गया था एर्दोगान, भागा गया, अरे माफ कर दो चाचा मैं नहीं करूंगा फिर। सो रियलिटी बेटा ये होती है इन मामलों में कि जिहादिस्तान उसको चाहिए था क्योंकि वो फुदकता है। डोनाल्ड ट्रम्प कहेगा बैठ जा, वो बैठ जाता, खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाता। तुर्की के साथ भी यही है, मिस्र के साथ भी यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका के सहयोग के बिना उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है। भारत के कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि भारत भी ऐसा ही हो जाए। वो भारत के उन लोग जो ये चाहते हैं उनको कहो कि एक क्या उस बिल्डिंग का नाम है, चल बनाइए, हाँ वो सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना गुजरात में, तो वहां चढ़ के छलांग लगा दे, फिर पता लग जाएगा कि लौह पुरुष कौन होता है और क्या होता है। कहने की बात है, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब आपसे रोज सवाल पूछा जा रहा हो कि आप कूटनीति में कहाँ हैं, आपकी विदेश नीति फेल है, और दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट पर जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हैं रेगुलर, उसमें सुपर पावर आपको कॉल कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि भारत एक मेजर प्लेयर है। तो वो लेकिन देखना नहीं चाहते। ये वैलिडेशन आपको पाकिस्तान से क्यों चाहिए, या फिर चिल्ला चिल्ला के क्यों चाहिए, माइक पर क्यों चाहिए? जो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्यों है? बस जो सबसे खतरनाक वो होता है जो अंधा नहीं है फिर भी देखना नहीं चाहता, उसके साथ क्या करोगे? जो बहरा नहीं है पर सुनना नहीं चाहता, क्या बोलोगे उसको सर? सो ये रियलिटी है, इन लोगों को इग्नोर करिए सर। भारत की जो ट्रेन है वो चल पड़ी है। आपको पता है, अभी हमारे, बता देता हूँ आपके करोड़ों दर्शकों को कि ये कलपक्कम में जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है पायलट, जो सेकंड स्टेज में चल रहा है, बहुत जल्दी से समझा देता हूँ सर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है जहां ऊर्जा पैदा की जाती है, तो उसको ये यूरेनियम चाहिए, हमारे पास है नहीं, एनरिच्ड यूरेनियम 235। फिर उसको और करोगे तो फिर बॉम्ब भी बन जाता है। चलिए, हमें ये यूरेनियम बाहर से लाए, और फिर रिएक्टर हमारा पायलट है, टेस्ट प्रोडक्ट है। पहले स्टेज में यूरेनियम को डाल के फिर हम थोरियम जो है, जो केरला के बीच जो समुद्री तट हैं भरे हुए हैं, उसको डालते हैं। फिर सेकेंड स्टेज में हम यूरेनियम के साथ थोरियम को और मिला के देखते हैं क्या हो रहा है। और थर्ड स्टेज में हम थोरियम का प्रयोग करते हैं। फास्ट ब्रीडर, ब्रीडर का मतलब होता है अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस देती है, तो थोरियम का जो रिएक्टर है वो 1 लीटर में 5 किलोमीटर तो लगाएगा, लेकिन साथ में 1 लीटर और प्रोड्यूस कर देगा, अपने आप पैदा करता जाता है। जो फ्यूल है तभी ब्रीडर कहते हैं, इट ब्रीड्स इट्स फ्यूल। समझ है ना मैं क्या बोल रहा हूँ सर? तो वो अपनी जो ईंधन है अपने आप प्रोड्यूस करेगा। तो ईंधन की 10,000, 15,000, 20,000 साल तक आपको कोई कमी नहीं रहती, और फिर बिजली बहुत सस्ती हो जाए। अब ये हमारे साइंटिस्ट ने किया है, पीएम साहब ने उनको मुबारक भी दी है। तो ये थोरियम बेस्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, ये टेक्नोलॉजी, और मेरा तो सीना चौड़ा हो जाता है, केवल एक देश के पास, रूस के पास एक है जो चल रहा है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी केवल एक देश के पास है दुनिया में, उस देश का नाम भारत है। अमेरिका ने कोशिश की, हार के चला गया। चीन अभी 20 साल से लगा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। फ्रांस, ब्रिटेन, जापान बोले नहीं हमारे बस का नहीं है, भारत ये कर रहा है सर। तो इसमें ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये छोटी छोटी बातें। ये आपकी कूटनीति, कल बोलेंगे आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ गई, क्या बोलूं कि भाई देख लो तुम्हारे सामने, ये नहीं जानना चाहते तो मत जान। सो ये चीजें हैं कि आपकी अगर दुश्मनी दीपक बोरा के साथ है, या नरेंद्र मोदी के साथ है, या डॉक्टर एस जयशंकर के साथ है, भारत के साथ क्यों दुश्मनी करते हो? दैट्स माय ओनली आंसर। अब क्या होने वाला है, 3 चीजें, फिर से बातचीत होगी, उसमें ईरान बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है। सऊदी अरेबिया ने जो मैसेज दिया था, जो ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी को कहा था कि भाई मैं फ्लेक्सिबल होने को तैयार हूं, मैं ये भी तैयार हूं। पहले तो उसने कहा था कि मेरा जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, मैं किसी दूसरे देश में नहीं जाने दूंगा, ये तो मेरी राष्ट्रीयता का सवाल है। अरे राष्ट्रीयता गई आपकी अमृतसर के छोले खाने। अब आप रूस में देने को तैयार है, कि रूस कहता है मैं संभाल के रखूंगा, क्योंकि आप पर अमेरिका और इसराइल भरोसा नहीं करते। तो एक तो आपका एनरिच्ड यूरेनियम चला गया,
आपने कहा मैं उसको और कमजोर कर दूंगा, उसकी शक्ति को कम करूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं। वो इजराइल कहता है ये झूठ बोलते हैं, मुझे भरोसा नहीं है। रूस कहता है मैं ले जाता हूं सारा। चलिए, एक तो ये समस्या चली गई, राष्ट्रीयता की बात छोड़ दो। फिर सा मजेदार चीज ये है कि ईरान मान गया है, जो उसने सऊदी अरेबिया को बताया कि देखो भाई, वो हूती लोग जो है वो बाबल मंडप को बंद करने की धमकी दे रहे हैं, जैसे हमने बातचीत की है। 3 चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। ईरान फ्लेक्सिबल हो गया कि मेरा एनरिच्ड यूरेनियम चला जाए। दूसरा, उसने कह दिया मैं हॉर्मुज को बंद नहीं करूंगा। और तीसरा, जो धमकी तो थी है कि हूती फूती ये करने वाले हैं, ये भी तीसरी है कि मैं इन तीनों को कंट्रोल कर सकता हूँ, हमास को, हिजबुल्लाह को और हूतियों को, जो इजराइल नहीं मानेगा, क्योंकि मैं हिजबुल्लाह को खत्म कर दूंगा। और इसमें मुझे लगता है, क्योंकि अब इजराइल और लेबनान की बातचीत हो रही है कई सालों के बाद वॉशिंगटन में, हाँ और सर, हाँ। इजराइल के राजदूत ने कहा है कि हम दोनों एक ही पेज पे हैं, हम दोनों एक ही पक्ष के हैं, एक ही साइड पे है कि हिजबुल्लाह को खत्म करना है। तो ईरान भी ये कह देगा चलो यार देखो, चुपचाप से जो करना है, ठोकना है उनको ठोक दो, मुझे ज्यादा शोर मचाओ, क्योंकि मैं अपने ऊपर, अभी तक तो हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर क्षति कर रहा था, लेकिन मैं ईरान के ऊपर क्षति और स्वीकार नहीं करूं। ये 3 चीजें होंगी और आप देखेंगे कि जो स्थिति है वहां पर काफी शांतिपूर्वक हो जाएगी आने वाले सप्ताह में। सर, जिस समय ये सब चीजें हो रही हैं, उसी समय जयशंकर साहब जो यूएई के प्रीमियर से मिले हैं, क्या इसका कोई मतलब है? ये मतलब यही क्योंकि है कि आपको इस यूएई, बैठक में, मैं इस बता पूरे देता हूँ, युद्ध में सर, सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को हुआ है, इस पूरे मैं मामले आपको में। बता देता हूँ। यूएई के राष्ट्रपति यहाँ आए थे एक दिन के लिए, उन्होंने कहा था कि एक डिफेंस डील भारत के साथ करेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और जिहादिस्तान के बीच में डील हुई थी। और यूएई और सऊदी अरेबिया भले ही वो भाई हैं, कजन्स हैं, दामाद हैं, ससुर हैं, सब एक दूसरे से के रिश्तेदार हैं वहां पर, जितनी गल्फ मनाकीज हैं। तो आए थे हमारे पास कि भाई मेरे पास इतनी सैनिक ताकत नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो कुछ करिए। हमने कहा आप प्रपोजल दीजिए, हम उसको देखेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम डिफेंस डील करेंगे, सर वो हमारा सिस्टम नहीं है। क्षमा करिए, मैं अपना नाम ठीक कर रहा था, दीपक। वो हमारा हमारा सिस्टम नहीं है डिफेंस डील्स करना, हम लोग नहीं करते। तो ये गए थे वहां पर उनके इनविटेशन के, भाई देखो ये सब क्या हो रहा है, हमें बहुत चोट लग रही है। अब आपके पास जितनी, जो आप, ईरान अगर सुनना चाहता है आपकी बात या अमेरिका सुनना चाहता है, ये हमेशा होता है, हम सबसे कहते हैं भाई उसको बोलो शांत हो जाए, नहीं तो फिर मुझे और कुछ करना पड़ेगा। अब मेरा तो मानना है सर, अगेन जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं। मेरा मानना है कि जैसे सऊदी अरेबिया की मोहम्मद बिन सलमान ने एक अमेरिकन इंटरव्यू में कहा था, किसी ने उससे 5-6 साल हो गए, कहा था कि ईरान तो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो तुम भी खरीदोगे क्योंकि आपके संबंध ईरान के साथ बहुत खराब है। उसने कहा बनाने की क्या जरूरत है, पैसे फेंकूंगा 2 पाकिस्तान को, अपने आप दे देगा मेरे को। मुझे लगता है कि यूएई भी अब परमाणु हथियार की तरफ सोच रहा है। करता है कि नहीं कर, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन मेरा अनुमान है। कौन उसको देगा, कौन उसकी मदद करेगा, ये मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो भी सोच रहा है। और फिर सऊदी अरेबिया के साथ वो अपने संबंध ठीक करना चाहता है। डोनाल्ड जब ट्रंप ये, ने फॉक्स को आपको याद इंटरव्यू होगा, दिया है वहां पर। हाँ मैं सर। भूल ना जाऊं, कुछ जी। साल पहले चीन ने मध्यस्थता कराई थी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, डॉक्यूमेंट साइन किया, बड़े खुश हो गए जी, हो चीन अब तो दुनिया का शहंशाह। आधे घंटे के बाद फिर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। सो सर ये चीजें होती हैं। भारत इस मामले में बड़ा कॉशस है और हम बड़े एक्सपीरियंस हैं, तजुर्बेकार है। हमें दुनिया की वाहवाह की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई, जो हम कर रहे हैं आप खुद वाहवाह करो। मैं ये नहीं कहता मेरी वाहवाह करो, जिहादिस्तान तो पागल हो गए, मेरी वाहवाह करो, बोलो मुझे मैं बहुत अच्छा हूं। क्यों भाई, तेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं है। सो ये चीजें हैं सर। तो मेरा मानना है कि जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ट्रंप ये कह रहा है फॉक्स न्यूज को कि हम लगभग जीत गए हैं, युद्ध लगभग खत्म हो सकता है और शांति वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान फोन पे फोन कर रहा है कि चलिए फिर से बैठते हैं। तो वही सऊदी अरेबिया को तो फोन किया उसने, आपसे अभी तो ये बता रहा था। बाबरची ने सऊदी अरेबिया को फोन करके उसके विदेश मंत्री को कहा है कि भाई देख, ट्रंप को कि बोल हमें मारना बंद करे, और फिर अगर ज्यादा मारेगा फिर हूती बाबल मंडप को बंद कर देंगे। तो वो तो बेकार की धमकियां हैं। लेकिन उसने ये कहा है कि यूरेनियम भी यार ले जाओ, क्योंकि रूस ने कहा मैं ले जाता हूँ। तो ये बात है सर। और फिर रूस के पास पड़ा हुआ तो पड़ा रहने दो, अमेरिका को उससे मेरा ख्याल वो कॉम्प्रोमाइज कर देगा कि रूस के पास पड़ा, रूस वापस तो करेगा नहीं, क्योंकि एक बार उसके हाथ में आ गया तो बैठा रहो, वहां पड़ा रहेगा। ईरान बहुत फुदकेगा, ये हो गया वो हो गया, होने वाला नहीं है सर। मेरा ख्याल रूस उसको डिस्ट्रॉय कर देगा।
अल्टीमेटली ये खेल बड़े लोगों का है। ईरान बीच में पिस जाएगा, जैसे यूक्रेन पिस रहा है। बेवकूफी है, बेवकूफी है। सर क्या ग्रेटर इजराइल बन रहा है या बन जाएगा अब इस युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान? नो क्वेश्चन। मैंने नेतन्याहू की स्पीच बड़े ध्यान से सुनी थी, जो उन्होंने कहा है कि हमारे को बर्बाद करना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो करना, हम लड़ते रहेंगे। अभी हाल ही में बोला, और एंड में उसने कहा है द पीपल ऑफ इजराइल लिव, यानी इजराइल जिंदा है, इजराइल जिंदा रहेगा। ले तो लिया उसने लेबनान का हिस्सा, जहां उजबुल्ला फुदकते थे। अब लेबनान के जो पॉलिटिशियंस है, जैसे हमारे हैं, हिजबुल्ला को आने दिया वोटों की खातिर, तो हिजबुल्ला तो खा गया। सर, आपकी बोतल के अंदर जो जिन है, आप बाहर निकाल देंगे ना, फिर वो वापस नहीं जाएगा, आपको खा जाएगा। यही हिजबुल्ला ने किया। वोटें तो दे दी उसने, जो भी उनके नेता थे, उस किसी को मंत्री प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन फिर निकल गए लेबनान। तो लेबनान का हिस्सा तो वो खा गया है। सीरिया की गोलन हाइट्स ऑलरेडी हैं। मिस्र जा रहा फुदकेगा, उसका भी खा जाएगा हिस्सा, पर अपनी वो डिफेंस शील्ड बना रहा है। मैं आपको बताता हूं सर कि 2000 से 2005 तक ये जो पैलेस्टीन के लोग थे, ये फ्रीली जाते थे इसराइल में काम करने के लिए, इसराइल की इकोनॉमी बूम करे। लेकिन फिर वो इंतिफादा हुआ और वो सुइसाइड बॉम्बिंग, आप देखिएगा 2000-2005 के बीच हफ्ते में 2-3 बार होती थी। तो इसराइल ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। जब कोई एक सुइसाइड बॉम्ब होता था, तो वो अपने हॉस्पिटल में भगाते थे एम्बुलेंसेस को, और वहां से फोन कर देते थे कि भाई जो नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको हटा दो, क्योंकि हमको बेड्स चाहिए। हमने भी स्टडी करने की कोशिश की, बहुत अच्छा सिस्टम बना है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने दीवार बना दी वेस्ट बैंक पर, जहां से ये फिलिस्तीनी लोग आते थे, अपनी सेटलमेंट्स बना दी, इनको मत आने दो। ये बेवकूफ है, खुद इनका नुकसान हो रहा है। तो सर ये होता है ना, कई बार चाणक्य ने भी कहा था, जो भी कदम उठाते हो सोच समझ के लो, पहले उसके परिणाम सोचो क्या होंगे, नहीं सोचो कि बेवकूफो मारे जाओगे। तो उन्होंने बना दिया वहां पे सारा। अब कितनी सख्ती होगी, हमास वाले आए और सख्ती होगी। सो दीज आर द थिंग्स सर। और फिर हमास के बारे में एक चीज आपको बता देता, जब इन्होंने जो भी कांड किया था वहां पर इसराइल में, आपको तो पता ही है 1200 कितनों, ईरान से एक व्यक्ति नहीं बोला कि ये गंदी बात है। हाँ, हम लोग क्या है, हिंसा का सपोर्ट नहीं करते। मैं पूछ रहा हूँ कि हमास ने गलत किया, हम हिंसा को सपोर्ट नहीं। अभी ज्यादा चौधरी बनने की मत कोशिश करो। हमास बदमाश है कि नहीं? हाँ जी, हम हिंसा की सपोर्ट नहीं करते। क्या बकवास करते हो? समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? बड़े शातिर बनने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ है। कि भाई एक चोर को पकड़ लिया जो मेरे घर में चोरी करने आया था, बताइए कि मैं ठोकूं कि नहीं? जी हम चोरी का समर्थन नहीं करते। अरे गोली मारूं इसको कि नहीं? जी हम चोरी का समर्थन नहीं करते। मैं पूछ रहा हूँ मारूं कि नहीं मारूं इसको? उसका जवाब नहीं देंगे। तो ये चीजें हैं सर, कि अब इजराइल जो है, ग्रेटर इजराइल की आपने बात की, 100% उसको सिक्योरिटी चाहिए अपनी। और जो जिन देशों का, क्योंकि एक तरफ तो समुद्र है मेडिटेरेनियन, उसको तो कंट्रोल करेगा, और फिर जितने अरब देश हैं उनके साथ वो दोस्ती करेगा। अरब देश कहते हैं हमारी दुश्मनी इसराइल के साथ नहीं है, हमारी दुश्मनी ईरान के, और ईरान ने दिखा दिया, उनको ठोक रहा है। वो सही थे बिल्कुल अरब देश के, अमेरिकियों को वहां बिठा रखा था कि हमारी सुरक्षा में काम आई आप, वो अमेरिका को जाने नहीं देंगे। ईरान कहते अमेरिका को वहां से चला जाना चाहिए। शुरू में कहा था ना, अभी भेजा फ्राई है आपका। दीपक सर मतलब ट्रम्प, ओवरऑल जो डोनाल्ड ट्रम्प कहा गया कभी नहीं कि जाएगा। फिर बोले, ओवरऑल जब कहा गया कि ये मिलिट्री ऑपरेशन जो अमेरिका और इजराइल ने चलाया, उसमें कहा गया रिजीम चेंज, इस्लामिक रिजीम नहीं रहेगी ईरान में, उस देश का जिसका सपना है कि यहूदी नहीं रहने चाहिए, इजराइल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये जब तक पॉलिसी ईरान की रहेगी, जब तक वहां पर इस्लामिक रिजीम रहेगी, तब तक क्या मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल सेफ है नहीं, इस युद्ध के नहीं है, बाद भी? नहीं है। जब तक शाह ऑफ ईरान था तो बहुत दोस्त थे वो इसराइल के। डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी तेहरान से टेल अवीव, अमीर ईरानियन वहां जाते थे शराब पीने नाइट क्लब में, और नाचने गाने, और अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेते थे, या उनकी गर्लफ्रेंड्स वहां पर थी। ये मैंने तो खुद देखा है ना सर। तब तक तो बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी, लेकिन फिर ये मुल्ला आए, और फिर ये उसको जीने का अधिकार नहीं है, वो बड़ा शैतान है अमेरिका, ये छोटा शैतान है। अमेरिकन दूतावास में कितने दिनों के लिए वहां के डिप्लोमेट्स को गिरफ्तार करके रखा, बंदी बना दिया था। अभी बोले ये स्टूडेंट्स है, बकवास करते हैं। कोई स्टूडेंट्स वुडेंट थे, रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लोग थे जिन्होंने अमेरिका को ये किया था। तो बेसिकली ये सही बिल्कुल आपने कहा है कि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो एंटी यहूदी है, इन मुल्लों की। तो ये मुल्ला जाएगा सर। ईरान का व्यक्ति क्या चाहता है, ये कहने को ठीक है 1 करोड़ में ईरानियन सिपाही बनने को तैयार है यार, 5 मिनट के अंदर ट्रेनिंग दे दोगे उनको,
क्या बकवास करते हो? 6 महीने साल भर तो आपको चाहिए भाई उसको ट्रेन करने की सिपाही। हाँ जी, वो सब सिपाही बन जाएंगे। क्या नॉनसेंस। मेरा मानना है कि जो ईरान के नौजवान हैं, जेन ज़ी, जैसे भारत में सर, जैसे अमेरिका में, जैसे भूटान में, जैसे नाइजीरिया में, जैसे साउथ अफ्रीका में, जापान, क्या चाहता है? अच्छी नौकरी चाहता है, अच्छा घर चाहता है, शांति चाहता है, अपने गुड फैमिली रखना चाहता है, वांट्स अ कंफर्टेबल लाइफ। उसको ये सबसे क्या लेना-देना है? यहूदी रहे ना रहे, उसको क्या लेना-देना है? वो तो मुल्लों को तकलीफ है। एवरी इरानियन इज नॉट अ मुल्ला सर। ये गलतफहमी है। मतलब दे वांट टू एंजॉय लाइफ। आप समझ रहे हैं सर मैं क्या कह रहा हूँ? हर ईरानी को डोंट, ये आप ये ना कहिए कि क्योंकि मुल्ला रेजिम में सब मुल्ले हैं। हाँ, जिहादिस्तान की अलग बात है। वहां तो रेडिकलाइज इतना हो गया है कि वो कलमा भी पढ़ता है जो सुबह या जब स्कूल का बच्चा पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, वल्लाह मैं हिंदुओं को मारूंगा। अभी ये लाइन कहां से आ गई बीच में? वो तो खत्म हो चुका है ना, उसका तो माइंड पॉइजन हो गया। लेकिन ईरानियन का ये नहीं है सर। दे हैड अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, बड़ा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड। कई भारतीय भी वहां गए थे, काम कर रहे थे, अभी भी हैं 5-10 हजार। तो लिविंग कंडीशंस वहां बड़ी मजेदार थी। लोग जाते, तेल का पैसा था उसके पास, सो वी वर एंजॉयिंग, हमारे लोग भी गए थे। लेकिन ये जो रेजीम है इसने सब कुछ खत्म कर दिया। क्योंकि आज लोग पूछेंगे टाइगर इतने साल से तेरे ऊपर प्रतिबंध थे, तूने हमें दिया क्या? हमें अल्लाह अल्लाह नहीं चाहिए। हाँ, हमारा धर्म है, हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए। तो ये चीज एक मैं बताना चाहता था सर आपसे कि ये 3 पॉइंट आप देख लीजिएगा सर। विल टॉक अगेन जब बातचीत होगी मिस्र में या तुर्की में। दूसरा, रूस उठा के ले जाएगा उसके एनरिच्ड यूरेनियम को। और तीसरा, ईरान टोटली फ्लेक्सिबल अब हो जाएगा, हॉर्मुज सर को ये क्या खोलेगा। डील है रूस और अमेरिका के बीच कि तुमको उधर यूक्रेन में मैं फ्री करूंगा, तुम मुझे इधर ईरान में फ्री कर दो? थैंक यू वेरी मच, आपने कह दिया। ये सर बड़े लोगों का खेल है, ये छोटे बच्चे पिस जाते हैं पीछे, फुदकने की कोशिश करते हैं। अब जिहादिस्तान को उसने कह दिया, जिहादिस्तान ने तो अपनी सेना भेज दी थी सऊदी अरेबिया जब बातचीत चल रही थी। जिहादिस्तान ट्रिपल क्रॉस कर रहा है, डबल क्रॉस नहीं। उसने ईरान को धोखा दिया है, उसने अमेरिका को धोखा दिया है, और उसने अपने आप को धोखा दिया है। और सऊदी अरेबिया को सर तो आपको खैर अंतिम सवाल है, खत्म करते हैं इसको। आपको क्या लग रहा है ईरान कितने साल पीछे चला गया होगा जितनी कुटाई हुई है ईरान की? 20 साल, 20-25 साल। मिला क्या? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? बॉलीवुड ने बहुत तो बहुत साफ कह शुक्रिया। दिया था, क्या सर? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? सब चला गया। वो यूक्रेन का जो सर्कस का जोकर है उसी से मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी मार तुझे पड़ी है, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने कुछ नहीं मिलेगा तेरे को रूस के पैसों से, वो ट्रम्प वापस कर देगा सब, फिर क्या करेगा? और यूरोपियन यूनियन कहता है मैं लाऊंगा, मैं ये करूंगा। अबे तुम लोगों के पास वो क्या, अभी वो फिर से कर रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन एक जॉइंट मीटिंग करना चाहते हैं कि हॉर्मुज को खोला जाए। वो फुदक रहे, कौन सुनता कौन है? वो ब्रिटेन का वो प्राइम मिनिस्टर स्टारबक्स कहता है कि हम अपनी नेवी नहीं भेजेंगे। अबे तेरे पास 2 नाव है चप्पू से चलने वाली, क्या तेरी नेवी है? सब तो खत्म हो गया। बड़ी बड़ी बातें करता है। ये ना भूलते नहीं है कि एक जमाना था यार, वो चला गया जमाना। डोंट मेस अराउंड देयर। एक आधा तुम्हारा डूब गया जहाज तो तुम्हारी तो आफत आ जाएगी वहां पर। बेवकूफ लोग हैं। सो फीलिंग इज सर कि अब आप देखिएगा कि यूरोप फुदकेगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं। ट्रम्प ने तो साफ कह दिया था ना कि यूरोपियन यूनियन नेटो तो बेकार के हैं, व्हाई शुड यू अलाउ देम? तुम करते रहो अपनी मीटिंग, मेरा क्या जाता है? तुम नाचते रहो, भांगड़ा करो, कैबरे करो, जो मर्जी करना है करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है आपसे। तो ये आप देखेंगे होने वाला है। मेन प्लेयर इस अब इस एरिया में कौन है? अमेरिका है, रूस है, ईरान है, इजराइल है, सऊदी अरेबिया है। ओके। खेल खत्म, पैसा हजम। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। फिर से मिलेंगे सर बहुत जल्दी। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, लुकिंग फॉरवर्ड, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। थैंक यू।